जैसा कि अब तक हमने सीखा था कि संधि क्या है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं और इसके हमने समझ लिए थे कि कितने भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथ ही हमने ये भी सीख लिया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इनकी कुछ डिटेल्स हमने समझी थी कि ये जो 5 प्रकार हैं इनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो दीर्घ संधि में आती हैं बड़ी मात्राएं, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े रा की मात्रा, ये चारों आती है दीर्घ संधि में। गुण संधि में इनसे आगे चलें तो आती है छोटे ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये होता है गुण का। नेक्स्ट आता है वृद्धि, इसमें बड़ी वाली मात्राएं आती हैं, बड़े ए की, बड़े ओ की। यण में य व र आता है, अयादि में अय, आए, अव, आव ये आते हैं। एक नज़र में हमने सारी समझ ली थी बातें कि किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम समझेंगे व्यंजन संधि को। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा, यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए या र ल व या कोई भी स्वर आ जाए हमारा, तब कचट तप की जगह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। क्या कहने चाहती हैं बातें समझिए। ये कहता है कि भाई कचट तप में अगर हम किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए, जैसे ये रहा आपका तीसरा या चौथा वर्ण आए या र ल व ये आ जाए या इनके साथ कोई भी स्वर आ जाए, तब होगा क्या कि उसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये है व्यंजन संधि का पहला नियम। दोबारा समझिए। ये कहता है कि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या र ल व या कोई भी स्वर आ जाए, तब कचट तप का तीसरा वर्ण आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। कचट तप आपको दे दिया। अब कचट तप के साथ में कोई भी तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा? तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर कचट तप के साथ यारा लावा आ जाए आपका, तब भी वो किसी में कन्वर्ट होगा, तीसरे वर्णों में ही कन्वर्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर कचट तप के साथ कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तब भी उसका चेंज किस में आएगा? तीसरे वर्ण में। यानी कि किसी भी कंडीशन में आप ले लीजिए तो होना लास्ट में क्या है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आना है। किन किन कंडीशन में? 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए, या रा लावा होना चाहिए, या होना चाहिए कोई स्वर। फिर से समझेंगे बात को। कचट तप के साथ अगर कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या रा लावा आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, इन शॉर्ट कन्वर्ट किस में होना है? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। जैसे का तीसरा वर्ण क्या है? गा। चा का तीसरा वर्ण जा। टा का डा, ता का दा, पा का बा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं हम। अब ये कहता है कि यदि कचट तप के बाद ना या मा आ जाए, कचट तप के बाद ना या मा आ जाए तो कचट तप अपने अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। क्या कहना चाहता है? अगर कचट तप का मन किसी से लग जाए तो अंतिम वर्ण हो जाता है। देखो थोड़ा सा इसको कॉमेडी वे में समझेंगे। कचट तप का मन लग गया तो होगा क्या? अंतिम परिणाम क्या होगा? जो अंतिम वर्ण होंगे। ठीक है। जैसे का मन लग गया तो अंगे, चा का मन लग गया तो अइया, टा का मन लगा तो णा, ता का मन लगा तो ना, और पा का मन लगा तो मा। यानी कचट तप के साथ मा या ना जुड़ जाए तो उसी वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया उत, क्या दिया है आपका? उत। अब ता है, ता के साथ क्या जुड़ रहा है? ना। तो अब ता और ना जो है ये कन्वर्ट किस में होगा? लास्ट वर्ण में, जो कि क्या है? ना।
तो उत जमा नति उन्नति, षट जमा मार्ग षणमार्ग। अब इसकी हिंट समझेंगे। कचट तप में मन लगाओ उसी का अंतिम अक्षर पाओ। कचट तप में मन लगाओ उसी का अंतिम अक्षर पाओ। चलो, 2 हमने अब तक नियम समझ लिए हैं। पहला नियम ये समझा था कि कचट तप के बाद कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण आए तब भी तीसरा वर्ण बनेगा। इनके साथ कोई यारा लावा आ जाए तब भी तीसरा वर्ण बनेगा। अब कचट तप के साथ कोई भी स्वर आ जाए तब भी किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। फिर हमने समझा कचट तप में मन लगाओ उसी का अंतिम अक्षर पाओ। तीसरे पर चलते हैं। यदि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, यदि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो माँ का अनुस्वार या उसके बाद वाले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे माँ को अंग में बदलना, अंग की मात्रा है ना आपकी, इसमें बदलना। माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए आपका, वो अंतिम वर्ण में परिवर्तित होगा ही होगा, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अंग की बिंदी। अब क्या कहता है? यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ला में नहीं बदलेगा। ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे ता में अगर हम ला जोड़ेंगे तो ला में बदलेगा, दा को ला में जोड़ेंगे तो ला में बदलेगा, ना को ला में जोड़ेंगे तो अनुनासिक ला में बदलेगा। आगे समझिए। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आ जाए तो हा इसमें पहले वर्ण के चौथे नंबर के वर्ण में बदल जाएगा और हा के पहले वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बनेगा। दोबारा समझिए इस बात को। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, यानी कि णा, ये वाले देखिए, अंतिम वर्ण कौन सा कह रहा है? इन वालों को। अगर किसी भी वर्ग के अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाए तब क्या होगा? इनको छोड़ दिया, इनके बाद बचे सारे वर्णों के साथ अगर हा आ जाए तो हा इसमें पहले वर्ण के चौथे नंबर के वर्ण में बदल जाएगा और हा के पहले वाला वर्ण अपने तीसरे वर्ग में बदलेगा। आसान शब्दों में 34 का नियम लगेगा। हा बदलेगा चौथे वर्ण में और इससे ठीक पहले वाला वर्ण बदलेगा उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में। जैसे वाक जमा हरे। अब हमने क्या कहा था कि अंतिम वर्ण को छोड़ने के बाद कोई भी व्यंजन हो उसके साथ अगर हा जुड़ रहा है, अगर किसी भी व्यंजन के साथ हा जुड़ रहा है तो हा किस में बदलेगा? चौथे वर्ण में। तो हा की जगह क्या बन गया? घ। हा की जगह क्या बन गया? घा। और का जो है वो किस में बदल गया? अपने ही तीसरे वर्ण में। तो नियम कौन सा लगा? 34 का नियम। दोबारा समझो, क्या कह रहा है? यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आ जाए तो हा उस वर्ण के चौथे नंबर के वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक का, अब का चौथा वर्ण क्या होता है? घा, है ना? तो हा किस में बदल गया? घा में। और का किस में बदल गया? गा में। जैसे अब उत जमा हार है तो हा किस में बदलेगा? ता का चौथा वर्ण होता है ता, था, दा, धा, तो ये किस में बदल गया? धा में। और ता, था, दा, तो ता बदल गया दा में। क्लियर है? आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हा लिखा है तो हा किस वर्ण में बदलेगा? चौथे वर्ण में। और इससे ठीक पहले कौन सा वर्ण बन जाएगा? तीसरा वर्ण। जैसे उत जमा हत, तो हा बदल गया धा में और ता बदल गया दा में। आगे समझते हैं। हिरस्व स्वर के बाद छा हो तो छा का पहले चा जुड़ जाता है। जैसे आ, ई, उ, र, आ, ई, उ, र। इनमें अगर हमने छा को जोड़ दिया तो किस में बदलेगा? चा में। जैसे यहाँ पर लिखा है परि जमा छेद, परिच्छेद, शाला जमा छादन, सालाच्छादन। क्लियर हुआ? तो ये थे व्यंजन संधि के कुछ अहम नियम। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या देखो पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई, दूसरी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, जो ये कह रहा है कि कचट तप के साथ यारा लावा आ जाए तो वो तीसरे वर्ण में बदलेगा।
ठीक वैसे ही अगर कचट तप के साथ में कोई भी स्वर आ जाए तो भी किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में। फिर हमने समझा था कचट तप में मन लगाओ, उसी का अंतिम अक्षर पाओ। कचट तप के साथ माँ या फिर ना जोड़ दिया हमने तो अंतिम वर्ण बन पा रहा है। बिल्कुल सही बात। ऐसे ही माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो माँ को हम किस में बदल देते हैं? अनुस्वार में, है ना। नेक्स्ट अब हम समझेंगे। नेक्स्ट था ता या दा के बाद ला रहे तो वो ला में ही बदलेगा, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया था। इसके बाद है आपका यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आ जाए तो हा किस में बदलेगा? चौथे नंबर के वर्ण में, और उससे पहले वाला वर्ण तीसरे नंबर के वर्ण में बदलेगा, जिसमें लगेगा आपका 34 का नियम। किसका नियम? 34 का नियम। हा हमेशा बदलेगा किस में? चौथे नंबर के में। इससे पहले वाला वर्ण बदलेगा तीसरे नंबर के वर्ण में। चलिए नेक्स्ट आता है आपका हिरस्व स्वर के बाद साथ में अगर आप चा जोड़ोगे, हिरस्व स्वर के साथ अगर आप छा जोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वो चा में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का शा हो जाएगा। जैसे चा और छा में क्या बनेगा? शाशलगम। टा और ठा के लिए बनेगा शाषटकोण। ता और था के लिए बनेगा सा सपेरा। तो आपको ये याद रखना होगा कि चा छा बदलेगा शा में, टा ठा बदलेगा शा षटकोण में, और ता था बदलेगा सा सपेरा में। ये जो हमारे शा हैं इनका क्रम ही यही होता है, पहले शाशलगम, फिर शा षटकोण और फिर सा सपेरा। अब चा और छा, शा षटकोण के लिए टा और ठा, और सा सपेरा के लिए ता और था। ठीक है। नेक्स्ट आता है यदि विसर्ग के बाद इकार या उकार आ जाएं तो विसर्ग के बाद का वर्ण का खा प फा हो जाता है। जैसे विसर्ग का शा हो जाना, दुहु जमा कर दुष्कर, निहि जमा फल निष्फल। ऐसे ही हमारा आगे आता है यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आ जाए तो ई और ऊ को हम बदलते हैं बड़ी ई और बड़े ऊ में। जैसे निहि जमा रोग निरोग, निहि जमा रव नीरव, दुहु जमा राज दुराज, निहि जमा रस नीरस। ठीक है। तो आज के लिए इतना। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितना हमने अब तक सीखा स्टार्टिंग से लेकर अब तक। पहली चीज़ क्या कहता है कि जी संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को आप क्या कहते हैं? संधि। संधि के प्रकार 3: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर संधि के आगे के 5 प्रकार हैं, इनको इसी क्रम में याद रखिएगा। दीर्घ गुण वृद्धि अयादि यण, दीर्घ गुण वृद्धि अयादि यण, दीर्घ गुण वृद्धि अयादि यण। दीर्घ संधि में क्या होती है? हमारी बड़ी वाली मात्राएं आती हैं। क्या आती है? हमारी बड़ी वाली मात्राएं। किस किस की? आ की, ई की, ऊ की और रा की। इसके बाद आपका आता है गुण संधि। क्या आता है आपका? गुण संधि। गुण संधि में आप क्या करते हैं? छोटे ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा आप इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बड़े ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। यण संधि की पहचान क्या होगी कि वर्णों के बीच में आपको या रा, या व रा ये आपको देखने के लिए मिलेगा। या व रा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है अयादि में। अयादि में आता है आपका अये, आए, आव, अव। ठीक है। ये अगर आप सारणी यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये सारणी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारणी आपके लिए है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है कि कचट तप के बाद कोई भी वर्ण आ जाए आपका तो किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। ऐसे ही
कचट तप के साथ यारा लावा आने पर भी वो बदलेगा तीसरे ही वर्ण में। कचट तप के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वो भी आपका बदलेगा किस में, यारा लावा में, सॉरी तृतीय वर्ण में। नेक्स्ट आता है कचट तप में मन लगाओ अंतिम अक्षर पाओ। फिर माँ को हमने किस में सीखा था, अंक की बिंदी में बदलना। फिर हमने ये समझा था 34 का नियम कैसे लगेगा। वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाए तो हा जो है वो बदलेगा चौथे नंबर पे और उससे पहले वाला वर्ण बदलेगा तीसरे नंबर पर। तो आज के लिए इतना ही। विसर्ग संधि में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 2-3 चीज़ें हैं, बस वही आपको ध्यान रखनी है कि कब कब जब भी विसर्गों के बाद में रा आ जाएगा तो जो छोटी ई की मात्रा होगी या छोटे ऊ की मात्रा होगी वो बड़ी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही विसर्ग के पहले अगर इकार आ जाए या उकार आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो शाशलगम में। ठीक है, क ख पाफा में बदल जाता है। तो ये कुछ इसके नियम थे और इसी के साथ होता है हमारे चैप्टर कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोशिश करी जाएगी ताकि और वीडियो अच्छी बन सके। थैंक यू।